हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पीटीएस नंबर 4 हुआ था उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। और 5 वाला वीडियो भी जल्दी मिल जाएगा। थोड़ा सा मतलब डिले आ रहा है वीडियो वगैरह के चक्कर में, मतलब कुछ इश्यू चल रहा है, पता नहीं क्या, तो मतलब अब उसी के चक्कर में सारा डिले होता जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक सेब का मूल्य एक केले के मूल्य का दुगना है। जैसे जैसे बोल रहे हैं वो लिख लेते हैं। पर अब ज्यादा बेटर देखो क्या है कि इसने एक बात और बोल दी कि एक केले का मूल्य अमरूद के मूल्य से 25% कम है। तो ऑब्वियसली अपन क्या करेंगे कि जो गुआवा है अमरूद उसका 100% मान लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो बनाना है उसका इससे 25% कम, मतलब 75 इजी पड़ जाएगा। और देखो, सेब का मूल्य केले का दुगना था, यानी कि एप्पल का 150 हो जाएगा। इसका डबल करेंगे तो इजी पड़ गई चीजें सारी अपने लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बता रहा है आगे कि केले के कहां से बोल रहा है, यहां से, यदि सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, मतलब कि इसमें 20% की वृद्धि कर दे। अरे 20% की वृद्धि का मतलब क्या है कि 150 को वो कर दे, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो 6/5 कर दे। ये कटेगा 30 बार, 30 × 6 180 बना दे। ठीक है, कोई नहीं। आगे क्या बोल रहा है, केले के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दे, मतलब वही है 75 को 110 अपॉन में 100 कर दे। भाई देखो 3 और 4 आ जाएगा, 330/4 सिंप्लीफाई करेंगे तो 165/2 आ जाएगा। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। इसमें क्या कर रहा है, अमरूद के मूल्य में 30% की वृद्धि कर रहा है, 100 से 30%। तो ये वाला तो डायरेक्टली 100 से 130 हो गया, क्योंकि 30% की वृद्धि हो, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। अब आगे मेन बात क्या है, ये बोल रहा है कि 8 केले, 2 सेब और 9 अमरूदों की कुल लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो भाई पहले ओरिजिनल वाले की निकालेंगे, फिर बड़े वाले की निकालेंगे, डिफरेंस देख लेंगे, इजीली पता लग जाएगा क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है। तो देखो 8 केले का मूल्य 8 × 75, मतलब कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 75 को 8 से गुणा कर दिया। 2 सेब का मतलब 300 हो जाएगा, और 9 अमरूद का मतलब 900 हो जाएगा। तो देखो पहले प्राइस कितनी थी, 1800। अब क्या हो गया वो देखते हैं। इसने क्या बोला, 180 दे रखा है ना, तो अब देखो मेरे को सेब कितने लेने हैं, एप्पल 2 लेने हैं, तो 180 × 2 360 हो जाएगा। फिर अपन को बनाना कितने लेने हैं, 165/2 है ना, और बनाना लेने हैं 8 लेने हैं, तो भाई इसको 8 से गुणा करेंगे। देखो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो पहले तो 0 आएगा, फिर 64 और 2 660 आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होगा, 9 अमरूद का लेना है, तो 9 × 130 करेंगे तो 1170 आ जाएगा। कोई इशू नहीं है, बहुत इजी चीज है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2190 बन जाएगा। अब देखो क्लियर कट दिख रहा है कि भाई 390 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया, 390 1800 पे बढ़ गया। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 कट गए। 18 2 जा 36 होता है, 30 बचेगा, तो फिर 18 1 जा जाएगा, 21 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ऑब्वियसली ये वाला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इजी कैलकुलेशन थी। कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, तो इतनी बड़ी कोई डील वाली बात नहीं है। बाकी एक चीज ऐसे है कि जब मेरे को स्टार्टिंग में मैं एक क्वेश्चन खोल के देखूंगा, मेरे को ये सारी चीजें दिखेंगी कि भाई पहले मेरे को ओरिजिनल निकालनी पड़ेगी, फिर बड़ी भी निकालनी पड़ेगी, तो एक आइडिया लग जाएगा कि लेंदी क्वेश्चन जाएगा। मार्क फॉर रिव्यू करो, कोई इशू नहीं है, लास्ट में आके अटेम्प्ट कर लेना, इससे इजी क्वेश्चन आगे ऑब्वियसली मिलेंगे अपन को। ठीक है, ये रुपए का साइन है। तो इसने क्या बोला कि एक पर्सन है, वो एक आर्टिकल को 16% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस बेच रहा है। तो भाई कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो वो बेच रहा है, मतलब एसपी 16% कम, यानी 84 में बेच रहा है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि अगर उसने 33 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 14% का गेन होता। अरे भाई 14% का गेन होता, मतलब मेरी जो एसपी है वो 114 होती, यानी कि ये एक एसपी है, ये दूसरी एसपी है। ठीक है, लेकिन उसने एक बात और बोल दी, काफी कुछ कर दिया है, तीन एसपी दे दी है कि 25% का गेन करने के लिए वो आर्टिकल को कितने में बेचे, मतलब कि जो 100 वाली चीज है वो 125 में बेचे। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है अपन से, बेसिकली कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। देखो ये बोला कि इन दोनों में 33 का अंतर दे रखा था इसने, ऑब्वियसली यही बता रहा था कि अगर उसने 33 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो इतना बेनिफिट होता। तो देखो जो 33 वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो ऑब्वियसली इनके अंतर की है, मतलब वो वैल्यू 30 की है। निकालनी किसकी है, मेरे को 125 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 आ जाएगा, ये 3 से काट रहे हैं 11 आ जाएगा। इनको गुणा कर लेते हैं, इधर 5 इधर 1, 7 और 3। ठीक है, और मेरे को 10 एक पॉइंट लगाना है, 137.5 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो आर्टिकल है वो 137.5 में बेचेगा तो उसको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीजें थी। 3 नंबर पे आते हैं। भाई ये क्या ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब सच में, जैसे ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, लेकिन उसमें ना सिर्फ यहां तक ही पूछा था मार्क प्राइस,
ये जो एक स्टेप इसमें और कर दिया ना, ये मतलब मजेदार क्वेश्चन है सच में। देखो मैं बताता हूँ क्या है। वहां पे मार्क प्राइस पूछा गया था, इसने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछ लिया कि अगर मार्कअप इतना है तो सीपी बता दो। मैं समझाता हूँ बहुत डिटेल से इसके बारे में, कि जैसे एक कहानी समझना कि जैसे आप शॉप पे गए और आपने कोई एक आइटम लिया, तो आप मेरे पास में आए, मान लो एक आइटम लिया आपने मेरे से, तो मैंने बोला कि भाई आइटम पे जितनी भी एमआरपी लिखी है ना, उसका मैं आपको 20% डिस्काउंट दे दूंगा। तो आप तो खुश हो गए कि अरे वाह भाई, मेरे को सिर्फ 80% पैसा ही देना है इस आइटम का, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि ये डिस्काउंट के बाद में जो आप पैसा दे रहे हो, इसके ऊपर मैं आपको सेल्स टैक्स लगाऊंगा, या फिर कि एक टैक्स लगाऊंगा एक तरीके से, और वो 5% होगा इस प्राइस का। बस ये बोला है मैंने। तो अब इस कहानी को अपन क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करते हैं और समझते हैं कि क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। कि भाई मैंने 100 रुपए की कोई चीज थी, उस पर मैंने 20% का टैक्स लगाया, तो वो चीज अब 80% प्राइस बन गई है उसकी। एमआरपी पे बता रहा हूं मैं ये चीजें। एमआरपी पे अपन डिस्काउंट देते हैं जब भी उसकी सेलिंग प्राइस निकलती है। लेकिन मैंने क्या बोला, इस 80% का 5% आपको टैक्स देना है। तो भाई 80% का 5% कितना होता है? 4% होता है। समझ रहे हो? मैंने 80% का 5% निकाल दिया। या फिर ऐसे कर लो कि 80% का 10% 8 होता है, 8 का आधा करना पड़ेगा, इसलिए 4% आ गया। कैसे भी कर लेना, बहुत सारे तरीके हैं। यानी कि टोटल आपको उस आइटम के 84% देने हैं। ये मत समझना कि भाई ये 4 कहां से आ गया है, 5 कहां से आ गया। मैंने 80% का 5% निकाला, वो 4% आया, मतलब आपको इतना पैसा देना है। या फिर आपने दिया, ये 3024 है ये, तो जो 3024 वैल्यू थी वो 84 की थी। अब अगर मुझे डायरेक्टली वो क्वेश्चन में बोलता ना कि आप मार्क प्राइस बता दो, तो मैं बस इसे 100 से गुणा करता और मार्क प्राइस बता देता। लेकिन उसने क्वेश्चन में पता है क्या बोला, कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो बताओ आप, अगर मार्कअप जो है वो 12.5% का है। भाई 12.5% की फ्रैक्शन बता दो पहले, तो क्या होती है? 1/8 होती है। मार्कअप किया है, यानी 8 पे 1 का मार्कअप किया, मतलब 9/8 में दे रहे हो आप उस आइटम को। वो भी किस पे? सीपी निकालनी है ना। तो देखो अब मेरे को निकालनी है सीपी, और मार्कअप जो हो रखा है वो इस आइटम का 9/8 टाइम्स हो रखा है ना। मेरे को तो सीपी की वैल्यू निकालनी थी। अगर एमआरपी निकालनी होती तो मैं ये कुछ नहीं करता, डायरेक्ट आंसर आ जाता। अब देखो क्या होगा भाई, 9 से मैं इसको काटूंगा, 9 तिये 27, फिर 9 तिये और फिर 6 बार चला जाएगा 54 के लिए। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, 84 से ये कट रहा है 4 बार। तो देखो मेरे को तो सीपी निकालना है, 8 × 4 32, 32 × 00 3200 आ जाएगी मेरी सीपी। क्वेश्चन में दम नहीं था, मैंने क्या बोला, 2 लाइनों का क्वेश्चन है। बस ये चीज समझनी है। कई लोग डायरेक्टली 85 कर देते हैं, कई लोग इसका 5% निकालना भूल जाते हैं, सेल्स प्राइस कहाँ जोड़ेंगे वो समझ नहीं आता। बस आपको 84% समझना है, तो इसलिए आपका आंसर जो 3200 है वही आ जाएगा। और देखो 3600 भी दे रखा है, इसकी एमआरपी आप निकाल के देखना, 3600 ही आएगी। डायरेक्टली जब ये सीपी निकालोगे ना तो 3600 आ जाएगी वो। बाकी उससे अपन को कोई मतलब नहीं है इतना। अपना जो आंसर है वो 3200 रहेगा, कोई इशू नहीं है। 4 नंबर पे चलते हैं। एक पाइप है ए और बी, ये 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं। ए 18 हो जाएगा, बी 27 हो जाएगा, और क्या बोल रहा है कि सी है वो एम्प्टी कर रही है 54 में, तो ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम ऑब्वियसली 54 दिख रहा है, 18 से 54 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, ठीक है। क्या बता रहा है कि तीनों पाइपों को साथ खोल दिया जाता है, लेकिन सी को 12 घंटे बाद बंद कर दिया। तो भाई 12 घंटे इन्होंने एक साथ काम किया होगा। 3 + 2 5 -1 यानी 4 की एफिशिएंसी से, मतलब इन्होंने 48 काम कर दिया है। टोटल काम तो 54 था, यानी अभी भी 6 काम बचा है। अब आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कितनी देर में 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, इसका भी 1/3 यानी सिर्फ 2 काम। वो कौन? पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर, ए और बी मिलके ये 2 काम कितनी देर में कर देंगे? तो देखो इनकी एफिशिएंसी तो 5 है, मेरे को 2 काम करवाना है, तो 2/5। पर ये तो घंटे में आंसर आया, जितने भी आंसर है वो सारे मिनट्स में है। तो इसको ऑब्वियसली मैं 60 से गुणा करूंगा, ये 12 बार कटेगा, 12 दूनी 24, 24 मिनट मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। जो ए ऑप्शन है वो एकदम से सही है। यहाँ लिखा था इन मिनट्स, ठीक है। बाकी भी ऑप्शन से आइडिया भी लग रहा है कि भाई ऐसे ऑप्शन तो घंटे में तो नहीं आएंगे, इसलिए मिनट में बदलना पड़ गया, ठीक है। ये तो बहुत ईजी था। 5 नंबर पे आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे हैं सर्टेन सम के ऊपर 2 ईयर 4% की रेट, वो 102 दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आता है, प्रिंसिपल इनटू, अब रेट इफेक्टिव रेट लिखनी है मुझे, तो 2 साल के लिए 4% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, 4 + 4 प्लस में 4 × 4 अपॉन में 100,
मतलब 16/100 यानी 0.16, तो ये कितना बन गया 8.16 आ जाएगी अपनी रेट, कोई इशू नहीं है। अब प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन में 100 और इज इक्वल टू ये ब्याज आ गया, ये 102 दे रखा है, मतलब यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं अपन कितना, 100 उधर भेज दिया इंटू 102 और अपॉन में 8.16। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने बोला सिंपल इंटरेस्ट बताओ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि आप प्रिंसिपल में रेट और टाइम गुणा करो और अपॉन 100 कर दो, रेट और टाइम दोनों पीछे वाली लेनी है, तो 2 इंटू 4 एज इट इज आ जाएगा। 100 से 100 कट गया। अब देखो ये क्या दिख रहा है, डायरेक्टली इससे 8 टाइम्स कट रहा है, यहाँ 2 मतलब 2 के बाद में पॉइंट था तो ऊपर 2 0 आ जाएंगी, और 8 से 8 कट गया, मतलब डायरेक्टली 100 ही आ गया, यानी कि 500 प्रिंसिपल पूछा था वो 100 ही हो जाएगा। जो सी वाला ऑप्शन है वो एकदम से सही है। तो क्वेश्चन में दम वाली बात नहीं थी, फालतू कैलकुलेशन करवा रहा था बस। 6 नंबर पे आता है, ये भाई बेस्ट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना। देखो एक चीज बता देता हूं बस मैं कि मतलब लाजमी नहीं है, मैं भी मानता हूं कि एक ही पेपर में सारे लेंदी या फिर हार्ड क्वेश्चंस डाल देना, लेकिन जब आपको ये चीज पता लग गई है भाई 1 या 2 पीटीएस वाले मूक देखे, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि मेरे को नंबर से या रैंक से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ये पेपर देखे। मेरा मेन फोकस रहेगा पेपर देने के बाद में जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं या फिर जो मैं कंसेप्ट सीख रहा हूं उनके ऊपर मेरा मेन फोकस रहेगा, बाकी इन चीजों से मैं ध्यान ही नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये पेपर नहीं हो सकता है मतलब गिवन टाइम लिमिट के अंदर, और एक अच्छा स्कोर लाना तो बिल्कुल भी मतलब इसमें लाजमी चीज नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसा डरने की बिल्कुल इशू नहीं है। हाँ, लेकिन पेपर खत्म करने के बाद में एक एक क्वेश्चन को करो सिंप्लीफाई, एक एक तरीका सीखो, मतलब कि कौन सा बेस्ट रहेगा मेथड, और उस चीज पे फिर काम करो, ताकि एग्जाम में जब 1 या 2 क्वेश्चन अपन को हार्ड मिले और 5 से 10 क्वेश्चन अपन को मॉडरेट मिले, तो इनमें अपन ना झिझके या फिर ना मतलब अपन पीछे हटे करने में, ठीक है। यही अपना फोकस होना चाहिए। अब देखो बाकी सारी चीजें हटाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। बोल क्या रहा है कि एक सम है 10 रुपीज का, वो लेंट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, और 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में 1-1 रुपए के इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसे चुकाने, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। बहुत इजी, देखो करना क्या है अपन को, मेनली फोकस किस चीज पे रहेगा कि भाई 10 रुपए लिए थे, पहले ये देख लेते हैं कि 10 रुपए पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना चुकाना है। तो भाई 10 रुपए है, आर रेट है, रेट मेरे को पता नहीं है, पैसे 11 महीने में चुकाया तो 11 महीने का ब्याज लगेगा, पर मैं हमेशा साल में लेता हूं तो 12 से भाग लगेंगे, और अपॉन में 100 तो आएगा ही आएगा रेट के लिए। अब बराबर में अब इंस्टॉलमेंट की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से समझना इंस्टॉलमेंट की कहानी कि भाई जब आपने पहले महीने 1 रुपया दिया होगा तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगा होगा आपका, पर नेक्स्ट वाले मंथ में आपके 1 रुपए के ऊपर ब्याज लग गया होगा। या फिर एक्चुअली में तो ये कहानी ऐसे होती है कि मतलब पहले महीने जो आप पैसे दोगे उस पे ब्याज लगेगा, सेकंड वाले पे लगेगा, लास्ट वाले में आप पूरा पैसा चुका देते हो तो आपका कोई ब्याज नहीं लगता लास्ट वाले महीने में। पर उस चीज को मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाओ इजिली, ठीक है। तो देखना भाई इसके ऊपर ब्याज लगेगा 1 रुपए के ऊपर 8% की रेट से 1 महीने के लिए ब्याज लगेगा, और महीने को साल में बदलेंगे तो 12 आएगा और रेट का 100 आएगा। ऐसे ही अगले महीने में भी 1 के ऊपर सेम यही ब्याज, 1 के ऊपर सेम ब्याज, ऐसे करके आप 11 बार ये चीज करोगे तो 1-1-1-1 जुड़ के 11 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। पर प्लस में इधर देखो हर बार क्या होगा, R अपॉन में 1200 कॉमन निकल के आएगा। मैं इनको सबको जोड़ेंगे तो मैं R अपॉन 1200 ले लेता हूं, और देखो भाई लास्ट वाले मंथ में ये नहीं आएगा 1, मैं ऐसा मान लेता हूं फर्स्ट वाले में नहीं आएगा, तो बाकी तो 1 ऐड होगा ना हर बार, मतलब यहाँ पे 1 महीने पे लगेगा, यहाँ 2 महीने पे लगेगा, यहाँ 3 महीने के लिए लगेगा ब्याज, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 1 प्लस में 2 और अप टू ऐसे कर करके मेरे को कहाँ तक ऐड करना है इस चीज को, सोच लो भाई 10 तक करना है ऑब्वियसली, क्योंकि 11 महीने थे उनमें से 10 ही महीने पे ब्याज लगेगा। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करो, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये समझाने में इतना टाइम लगा, जब मैं खुद से ये क्वेश्चन लिखूंगा तो मैं मतलब 4 से 5 सेकंड भी नहीं लूंगा ये लिखने में, ठीक है। तो देखो इधर क्या आ गया, 10 प्लस में ये आ जाएगा 10R इंटू 11 और बटे में 1200 इज इक्वल टू 11 और प्लस में R बटे 1200 और इंटू में भाई 1 से लेके 10 तक का सम है, ऑब्वियसली 1 से लेके 2 3 अप टू n का सम क्या होता है, n इंटू n+1 और अपॉन में 2। मैं इसमें वैल्यू रख देता हूं 10 और इंटू 11 बटे 2, 110 बटे 2 करेंगे 55 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 110R बटे 1200, ये 55R उधर जाके घटेगा तो 55R बटे 1200 ही बच जाएगा, और 1100 में 10 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा। मेरे को R निकालना है, 1200 बटे 55 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई 5 से कट रहा है 11 बार, 5 से कट रहा है
240 टाइम्स। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 से 240 में 2 बार जाएगा। ऑब्वियसली देखो पूरा नहीं कट रहा है, ऐसे ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं आएंगे, 21.82 ही आएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखो वैसे सिंपल इंटरेस्ट में आप किस्त वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, लेकिन ज्यादा बेटर मेथड मेरे को यही लगता है, क्योंकि कई बार अपन फॉर्मूला भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये मेथड लगाना बहुत ही ज्यादा ईजी है। 7 नंबर पे आता है, एक सर्टेन टाइम में रेशियो ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट आर इन द रेशियो 10:3। यानी कि क्या बता रहा है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है कि प्रिंसिपल है कोई और उसके सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है, तो यह सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट मेरे को 10% दे रखी है, इनटू टाइम और बटे 100 आता है, 100 को ऊपर लिख देते हैं। ये दे रखा है अपन को 10/3। भाई प्रिंसिपल कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 3 आ गया। इसने नंबर ऑफ ईयर्स पूछे थे, 3 आ गया। ये तो दम वाली बात ही नहीं थी, ये भी फालतू कैलकुलेशन है। बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग आपको इजी ही मिलने वाले हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेटिव या लेंदी होते हैं, इतनी कोई बड़ी बात। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। भाई इनका 1 2 3 दे रखा है, यहाँ स्क्वायर की वैल्यू 2 2 4 दे रखी है, तो इनका स्क्वायर कर दो। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि जो 2 2 4 वैल्यू है वो 14 की है। ये से कटेगा पक्का। कितनी बार कटेगा, देखो पहले एक बार जाएगा, फिर 84 यानी 6 टाइम्स जाएगा, 16 बार कट गया। यानी कि लेकिन यहां पे एक दिक्कत है, अब बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को डायरेक्टली 16 मान लेंगे, लेकिन 16 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर की वैल्यू थी, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 आएगा। एग्जैक्टली कैसे हुई ये चीज मैं समझा देता हूं, आज के बाद में तो फिर याद ही रह जाएगी। भाई जब मैंने इनको सोल्व किया ना, मतलब इन वैल्यूज को मैंने माना, तो ये 1x 2x और 3x थी वैल्यूज। अब मैं यहां रख रहा हूं, तो देखो 1x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर, ये मेरे को 2 2 4 दे रखा है। इसको मैं सोल्व करूंगा तो आ जाएगा 14x स्क्वायर बराबर 2 2 4। यहां से देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी x इज इक्वल टू 4। तो मेरे को ये सब नहीं करना था, इसलिए मैंने इतनी छोटी सी चीज करी। अब आज के बाद में तो ध्यान रहेगा हर बार की रूट लेना है, ठीक है। क्यूब करता तो क्यूब रूट ले लेते। अब देखो y प्लस जेड प्लस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 2 5 और 1 6 की वैल्यू पूछ रहा है, 6 गुणा 4 करेंगे, डायरेक्टली 24 आंसर आ जाएगा। जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, ठीक है भाई। 9 नंबर पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ए बी और सी हैं, वो पार्टनरशिप बिजनेस में आए, कैपिटल इस रेशियो में इन्वेस्ट किया। ए को 30% टोटल प्रॉफिट का पहले ही मिल जाता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बाकी बंदों को नहीं मिलती है ये चीज, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, इसी रेशियो में। साल के एंड में जो प्रॉफिट है ए को जो मिला है वो है 20,000 रुपए, ठीक है। क्या पूछ रहा है अपन से कि सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी बताओ। अच्छा ज्यादा मिलता है, मोर देन बी एंड सी, ठीक है भाई। और बी का पूछ रहा है, इजी है, कोई नहीं। देखो क्या करना है, क्या करेंगे अपन, देखो ए बी सी ने 5 6 और 4 के रेशियो में इन्वेस्ट किए हैं। भाई 30% ए को पहले ही मिल गया, ठीक है। तो जो 70% है वो तो इस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। बहुत ही कायदे की बात है। 6 4 10 और 5 15, यानी कि 70 जो वैल्यू है वो 15 की है। अगर मैं ए की निकालूंगा तो मेरे को 5 से गुणा करना है। 70/15 को पहले सोल्व कर लेते हैं, एक बार ज्यादा बेटर हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। एक बार मैं इसको हटाता हूं, कैलकुलेशन इजी पड़ेगी ना। तो 70/15 को सोल्व करते हैं अपन, तो आता है 14/3। तो 14/3 इंटू 5, फिर रेशियो में 14/3 इंटू 6, फिर रेशियो में, अरे भाई इंटू ही लगा देते हैं, 14/3 इंटू में 4। ये कितना बनेगा 70/3, ये कितना बनेगा 28, और ये कितना बनेगा 56/3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ज्यादा बेटर तो यही रहता है कि आप इसको 84/3 रहने देते, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी पड़ेगी वो चीज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बात बताओ, 70/3 ए को यहां मिल रहा है, 30% वो पहले ही ले चुका है, तो 30 ऐड कर देते हैं इसमें। 90 और 70 जोड़ेंगे, 160/3 ए को मिलता है, ये बी को, ये सी को। अब देखो इसने क्या बोला कि साल के एंड में जो ए को प्रॉफिट मिल रहा है वो 20,000 ज्यादा है बी और सी के प्रॉफिट से। तो जो 20,000 वैल्यू है वो किसकी है, इन दोनों के जोड़ की, इससे अंतर लेने की। तो देखो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 140/3, इनका 160/3, इन दोनों का अंतर 20/3 आ रहा है। मतलब जो 20,000 वैल्यू है वो 20/3 की है। निकाल ली, किसकी है, बी का प्रॉफिट निकालना है, 84/3 की वैल्यू निकालनी है। ये वाला जो 3 है ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट गया, 20 से 20,000 का 20 उड़ जाएगा, 84,000 आंसर आ जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो क्वेश्चन में देखो क्या होता है कि
चीज़ें बहुत ईजी होती हैं, जो अपन ने पढ़ा है वही मैंने लगाया, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं करी है। बस अगर अपन फुर्सत से करेंगे तो सब ईजी लगेगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि एवरेज वेट 15 ओर्समैन का, ओर्समैन वो होते हैं जो नाव चलाते हैं, इन अ बोट इज इंक्रीज्ड बाय 1.6 kg, जब एक वन ऑफ द क्रू जिसका 42 किलो वजन है वो रिप्लेस कर दिया जाता है एक नए आदमी से। कि मतलब एक बंदा था 42 किलो का एक क्रू के अंदर बहुत सारे बंदों में से, अगर इस बंदे को हटा के एक नया बंदा ले आया जाए, मतलब बंदे तो अभी भी 15 ही रहेंगे, तो ये क्या बोल रहा है कि जो एवरेज वेट है वो 1.6 से बढ़ जाता है। अब कॉमन सेंस लगा के देखो कि जो नया बंदा आएगा वो वजन ज्यादा लेके आएगा 42 से, जब भी तो इनका एवरेज बढ़ेगा। इतना तो कॉमन सेंस है, वरना तो एवरेज अगर ये वजन कम लेके आता तो एवरेज कम होता। यहाँ एवरेज इंक्रीज हो रहा है, यानी ये वजन जो बंदा है वो पक्का 42 से तो बड़ा है। चलो ये तो अपन दिमाग नहीं लगा पाए, सारे ऑप्शन 42 से बड़े हैं, लेकिन इसने पूछा वेट ऑफ न्यू मैन। अब देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, एक तो एकदम बेसिक वाला जो एक्स मान के, वो मैं नहीं कर रहा, या फिर चाहो तो एक बार एक इक्वेशन लिख देता हूं, बस आप उसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। बाकी मैं नहीं चाहता वो मेथड आप करो, क्योंकि लेंथी भी है, कैलकुलेटिव भी है। बाकी बता देता हूं कि भाई 15 बंदे थे, उनका वजन एवरेज एक्स था, तो टोटल 15x हो गया। इसमें से 42 वाला बंदा निकल जाता है और एक नया बंदा आ जाता है, मान लो कुछ वजन का। अब इनका एवरेज निकालते हैं तो 15 ही आता है। और ऐसा करने से क्या हो गया कि जो एवरेज पहले जो भी था x, उससे क्या हो गया 1.6 बढ़ गया। इक्वेशन को सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। मेरे को मतलब ही नहीं है इस मेथड से, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो आपको एक डेविएशन वाला मेथड सिखाना चाह रहा हूं कि भाई पहले से जो वजन था 42 उस बंदे का, अब भाई 15 बंदे हैं पूरे ग्रुप के अंदर, इन सभी पे ये जो 1.6 एवरेज बढ़ा है वो इफेक्ट डालेगा। तो भाई 15 इंटू 1.6 करो तो क्या हो जाएगा, 15 6 के 90, 15 एकम 15 और 9 24 आ गया। तो 42 में 24 जोड़ो 66, यानी जो नया बंदा है वो 66 किलो वजन लेके आया होगा। जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब आप बताओ, इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करना ज्यादा इजी है या फिर ये मेथड ज्यादा इजी है? मैंने कल वाले पीटीएस में भी एवरेज का क्वेश्चन आया था, मैंने इसी मेथड से कराया था। भाई ये मेथड सीख लो, बहुत बेस्ट चीज है, मजा आ जाएंगे। 11 नंबर पे आओ। इसमें क्या बोल रहा है कि एक बस टर्मिनल है, बसें 10 मिनट के अंतराल पर समान गति से चलना शुरू करती हैं। मतलब कि बस टर्मिनल के गेट से हर 10 मिनट में एक बस निकल रही होगी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि एक आदमी बसों की दिशा में ही इस स्पीड से चल रहा है, मतलब आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जहां भी रिलेटिव स्पीड लेंगे वहां दोनों की स्पीड को घटाएंगे अपन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। और 12 मिनट के अंतराल पे बसों से मिलता है, यानी आदमी तो 12 मिनट से मिल रहा है और बसें 10 मिनट से निकल रही हैं। ठीक है भाई, बढ़िया है। बसों की गति ज्ञात करनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। इक्वेशन बनानी है एक छोटी सी। इक्वेशन क्या रहेगी कि मैंने ऐसे मान लिया कि जो आदमी है ना उसकी जो स्पीड है उसको x मान लेते हैं, और बसों की स्पीड जो है उसे y मान लेते हैं। भाई आदमी की 10 देर की, लेकिन मैं बाद में इसको वैल्यू रख दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देखो जो बस जो है वो 10 मिनट में जितनी दूरी कवर करेगी उतनी ही दूरी मैन जो है वो 12 मिनट में कवर करेगा। मानते हो इस चीज को? जब भी तो वो ऐसा है कि बसें 10 मिनट में निकल रही हैं, आदमी 12 मिनट में उन बसों को देख पा रहे हैं, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, मतलब समय बराबर है ये दोनों, ठीक है। तो बस के 10 मिनट का अगर मैं लिखूंगा तो देखो बस की जो स्पीड है उसे मैंने क्या माना है, y माना है, और बस 10 मिनट में निकल रही है, घंटे में बदलूंगा 60 से भाग लगा दिया। जो आदमी है अब उसके लिए तो रिलेटिव स्पीड आएगी, इनके सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो भाई बस की स्पीड y, आदमी की x, y माइनस x, और 12 मिनट में मिल रहा है तो 12/60, 60 से 60 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10y हो जाएगा और बराबर में 12y माइनस 12x, 12y माइनस 12x, ये इधर आएगा, इसको उधर भेज देते हैं, तो 12x इज इक्वल टू 2y बन जाएगा, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ 6x इज इक्वल टू y बन गया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो मेरे को क्या पता था कि जो 10 किलोमीटर की गति से आदमी चल रहा है, मतलब x यानी कि आदमी की स्पीड 10 है, तो 6 इंटू 10 बराबर y हो जाएगा, मतलब 60 की स्पीड से जो है वो बसें जा रही हैं। ये वाला जो आंसर है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इजी था, बस छोटे से एक इक्वेशन बनानी थी, बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। 12 नंबर पे आओ। 12 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि एक शराब का पीपा है, उससे 5 लीटर शराब निकाली जाती है और पीपे को फिर पानी से भर दिया जाता है, और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब टोटल 3 बार हो गई है ये चीज, 3 टाइम्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस। अब पीपे में बची हुई शराब की मात्रा का पानी की मात्रा से अनुपात दे रखा है, अपन को रेशियो दे रखा है। पानी की क्षमता मतलब कैपेसिटी ऑफ अपन को जो कास्क है वो बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे,
जब अपन पिछले मॉक्स कर रहे थे तो मैंने उनमें एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि भाई आपको ऐसा लिखना है, 1 माइनस में कितनी निकाली अपन ने, 5 निकाली, टोटल कितनी थी उसे x माना, प्रोसेस को कितनी बार किया, पावर n आती है तो 3 आएगी पावर में, बराबर में। अब रेशियो क्या दे रखा है, 27 और 37 दे रखा है। तो देखो 27 जो है वो शराब की मात्रा है। अब नीचे मैं टोटल लिखता हूं हमेशा, तो मैं पानी नहीं लिखूंगा, शराब नहीं लिखूंगा, दोनों को मिला के लिखूंगा, मतलब 27 प्लस 37 आ जाएगा। इजी चीज है, ठीक है। 1 माइनस 5 अपॉन एक्स का होल क्यूब बराबर में हो जाएगा 27 अपॉन में ये कितना 64 बनेगा। इसे मैं लिख सकता हूं 3/4 का होल क्यूब लिख सकता हूं, क्यूब से क्यूब कट गया, यानी 1 माइनस 5/x बराबर 3/4 आ गया, ये उधर ये इधर, तो ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। यानी 1/4 इज इक्वल टू 5/x आएगा, x निकालेंगे 20 आ जाएगा, मतलब 20 लीटर्स उसकी कैपेसिटी है। यहाँ से x इज इक्वल टू 20 निकल गया, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। 13 नंबर पे आ जाओ, इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखो इसमें क्या करना है भाई, पावर 5 पे जाना है, तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। देखो मैं बताता हूं, ये इक्वेशन लिखो, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं, ध्यान से देखना आप, कि मेरे को पूछा क्या है, इसको देखो एक बार, कि a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 प्लस 1 इसकी वैल्यू पूछी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या कि इसके अंदर से a का क्यूब कॉमन निकाल लूं, तो देखो क्या बचेगा, a का स्क्वायर, यहां से a की पावर 1 बचेगी, और ये तो चलो अलग ही रह गया प्लस 1। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू दिख रही थी यहाँ पे, वो कितनी है -1, यानी इसकी जगह -1 आएगा, तो -a³ प्लस 1 बच गया। इतना समझ में आ रहा है। अब बस मुझे क्या चाहिए, a के क्यूब की वैल्यू, अरे तो भाई इसके अंदर a से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो देखो a³ आ जाएगा प्लस में a स्क्वायर प्लस a और बराबर में 0 से तो कोई फायदा नहीं है, तो 0 ही बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से a³ की वैल्यू निकालनी है, या फिर इसको उधर भेज के -a³ की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस a, यहाँ रख दो, तो -a³ की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस a और प्लस 1 एज इट इज आ गया। सेम अपनी वही टर्म बन गई जो पहले थी, उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 थी, यानी जो फाइनल आंसर है इस टर्म का वो भी 0 ही हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, कुछ नहीं किया मैंने, इधर उधर बस सारी वैल्यूज को किया है, अपने आप आंसर निकल गया। 14 नंबर पे आओ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP दे रखा, निकालना है अपन को, हुज kth टर्म इज दिस। क्या है भाई, kth टर्म अपन को दे रखी है 5k प्लस 1। देखो मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म निकालूंगा तो मेरे को k की जगह 1 रखना पड़ेगा, तो देखो 5 इंटू 1 प्लस 1 यानी 6 आ गया। सेकेंड टर्म निकालूंगा तो 2 रखना पड़ेगा, तो देखो 5 दूनी 10 और 1 11। अब मेरे को सब दिख गया कि भाई एक AP ऐसी बन रही है जिसका पहला टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस d इनका अंतर होता है जिसकी वैल्यू 5 है। A मिल गया, D मिल गया, मेरे को सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहा है। मैं इजीली बता सकता हूं SN का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस n-1 और इनटू में d। हाँ, एक और फॉर्मूला होता है SN का n/2 इंटू a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, ये इजी पड़ जाएगा। देखो क्या होगा, SN इज इक्वल टू, वैल्यू तो रखनी है बस, n/2 एज इट इज आएगा, 2 इंटू a मतलब 12 बन गया, n-1 एज इट इज आएगा और d की जगह 5 आ गया, ठीक है भाई। ये देखो 12 प्लस अब 5n-5, तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बच जाएगा, n/2 7 बच गया और प्लस में 5n एज इट इज आ गया भाई, 7 प्लस 5n और n/2 दिख रहा है आंसर, ठीक है। 15 नंबर पे आओ, थीटा अगर एक्यूट एंगल है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे, सोच लो भाई, नहीं समझ में आ रहा मैं बताता हूं। देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, यहां से अगर मैं cos की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, ये उधर भेज दिया अपन ने, और ये चीज क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। दोनों तरफ रूट ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, इधर तो cos स्क्वायर थीटा और इधर क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, और अब देखो जो एक्सप्रेशन पूछा है उसको मैं लिखता हूं tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 10 की पावर 4 थीटा। या फिर पता है और ज्यादा बेटर क्या रहेगा कि भाई इधर मेरे को tan दिख रहा है ना, तो मैं क्या करता हूं, ये जो एक्सप्रेशन था ना, देखो ये था cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, इसमें sin स्क्वायर थीटा से भाग लगा देता हूं या फिर cos स्क्वायर थीटा से लगा देता हूं, और बेटर हो जाएगा, सबसे बेस्ट हो गया ये तो। कैसे हो गया, क्योंकि देखो इधर तो 2 पावर कट जाएंगी और sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा आ गया, बढ़िया रिजल्ट मिल गया। यानी मैं इस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा, tan पावर 4 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, cos की पावर 4 थीटा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर ही तो है,
और इस चीज की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी 1 दे रखी है। मतलब आज 2 क्वेश्चन अपन को ऐसे मिले जिसमें अपन ये वैल्यूज को इधर उधर करके इतनी आसानी से आंसर निकाल पाए। 1 यानी ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आओ 16 नंबर पे क्या दे रखा है इसमें कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गिवन है। कैसे सिंपलीफाई करोगे भाई? वैसे तो ये चीज अपन साइन और कोस के ग्राफ से इजीली समझ सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं कि भाई आपको ग्राफ ध्यान में नहीं है और आप ग्राफ बना नहीं पा रहे हो या फिर एग्जाम में मतलब इतना टाइम नहीं है, तो अपन को टेबल तो याद है ना। टेबल में अपन देखो साइन थीटा लिखते हैं और कोस थीटा लिखते हैं। भाई यहाँ मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, बाकी ये क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है। चलो मैं पहले बता देता हूं कि ये आप याद भी रख सकते हो कि अगर थीटा जो है वो 0 से 45 के बीच में है तो क्या होगा, साइन थीटा ऑलवेज छोटा रहेगा कोस थीटा से। और अगर थीटा जो है वो 45 से 90 के बीच में है, समझ रहे हो, तो क्या होगा, हमेशा साइन थीटा ग्रेटर देन होगा कोस थीटा से। तो अब ये चीज याद करके आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो, लेकिन मैं एक विजुअलाइजेशन देना चाहता हूं कि अगर मैं देखो 0 लिखूं, 30 लिखूं, 60 लिखूं और 45 रह गया, यहाँ 45 कर दो, ये 60 कर दो और ये 90 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वैल्यूज क्या होती है भाई, 0 तो यहां 0 आता है, अगर ये 1 है तो यहां 1 आता है। समझ रहे हो इस चीज को? ये देखो ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/√2, ये 1/√2 और ये √3/2 और ये √3/2। अब देखो भाई यहां तक क्या चला वैल्यूज में, ये तो चलो बराबर हो गई एग्जैक्टली, पर 44 डिग्री तक मैं बात कर रहा हूं कि हर बार क्या हो रहा है, साइन थीटा मेरा छोटा रह रहा है। इस वैल्यू के कंपेयर में देखो 0 से 1, इसमें भी कंपेयर कर लो, और जब मैं इससे आगे चला गया तो हर बार साइन थीटा बड़ा रह रहा है। कोई बड़ी बात थोड़ी है ये समझने के अंदर, इन वैल्यूज को देख लो भाई, इसी को कंपेयर कर लो, सबसे आसान तो यही दिख रही है कंपेयर करने में, तो यही लगाना था भाई। देखो साइन 66 क्या है, 45 से बड़ा, यानी क्या होगा, साइन थीटा बड़ा रहेगा, पर इसने तो लेस दिया है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें साइन 26 लेस दिया है, हाँ भाई साइन 26 लेस होगा, यानी ये सही है, यानी ओनली 2 सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। 17 नंबर पे आ जाओ। एक एरोप्लेन है, वो फ्लाई कर रही है एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि इतनी हाइट पे ये फ्लाई कर रही है, बना लेते हैं, ठीक है। 3125 की हाइट पे ये फ्लाई कर रही है, फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब ये ऐसे बताना चाह रहा है कि ये वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन है, यानी कि एक प्लेन इसके ऊपर है और ये वाली प्लेन मान लो यहां है, तो ये जो दूरी इसने दे रखी है ना, ये 3125 मीटर है, और ऊपर वाली दूरी अपन को पता नहीं है, उसे अपन x मान लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये बोल रहा है कि एक सेम पॉइंट से 30 और 60 डिग्री के ये एंगल बना रही हैं दोनों प्लेन, ठीक है भाई, यानी कि जो छोटे वाला एंगल है वो 30 का बनेगा, बड़ा है वो 60 का बनेगा, कॉमन सेंस है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन बतानी है, यानी ये वाली दूरी बतानी है। देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे भाई, मैं इस दूरी को a मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसा रहेगा अपना सॉल्यूशन का तरीका कि सबसे पहले मैं tan 30 की वैल्यू लिख लेता हूं। tan 30 अगर मैं लिखूंगा छोटे वाले ट्रायंगल में तो 3125 अपॉन a आ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, a निकालूंगा तो a इज इक्वल टू 3125 √3 आ जाएगा। बाकी मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, जब 30 डिग्री होता है तो इसके √3 लगा देते हैं गुणा में, और जब 60 होता है तो भाग में आ जाता है वही √3, कोई बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। यहां से यह मिल गया। नेक्स्ट चीज में क्या करूंगा, मैं tan 60 लिखूंगा। tan 60 में क्या आएगा देखिएगा, tan 60 इज इक्वल टू भाई 3125 प्लस में इस बार x पूरी दूरी आएगी, और अपॉन में क्या, वही a आएगा, और tan 60 की वैल्यू तो वो √3 होती है सिर्फ। अब देखो क्या करेंगे, a की वैल्यू इसमें रख देंगे, यानी आ जाएगा 3125 प्लस में x। अब a √3 गुणा होगा ना, तो a की वैल्यू रख रहा हूं मैं 3125 √3 और इंटू में √3, तो 3125 इंटू 3 बन गया, उसमें से 3125 माइनस होगा, यानी 3125 इंटू 2 टाइम्स बच जाएगा। समझना भाई इस चीज को, ये 3 गुणा थी, ये 1 गुणा था, उधर जाके घटा तो 2 गुणा बच गया सिर्फ x की वैल्यू, यानी कितनी आ गई, इसका डबल, मतलब कितना आ जाएगा 6250 आ जाएगा। और इसने मेरे से क्या पूछा था, ये x बताना था, 6250 मेरा करेक्ट आंसर है। कितना इजी चीज था, सिर्फ कैलकुलेटिव वाली बातें हैं, बाकी कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। 18 नंबर पे देखो, 18 नंबर पे भी क्या बोल रहे हैं, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, बस डायग्राम अच्छे से बनाना है आपको, बाकी दम नहीं रहेगा। देखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक, मतलब कि ये लेक है,
इस लेक से 60 मीटर की हाइट पे यहां पे एक क्लाउड है, ये क्लाउड है, नहीं सॉरी एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहां क्लाउड है, ये पॉइंट 60 मीटर की हाइट पे है और ये लेक से ये जो क्लाउड है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां क्लाउड है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इज 60 डिग्री। भाई ये देखो ये लेक है, जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होगा, तो जो रिफ्लेक्शन है उसका एंगल इस पॉइंट से कितना है, मैंने ये 30 आएगा ना, ये 30 दे रखा है और ये वाला 60 है, ऐसे है, ठीक है। ये 30 डिग्री दे रखा था, ये 60 दे रखा है। हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, यानी कि अपन को ये वाली हाइट फाइंड करनी है। बड़ी बात नहीं है कोई, क्योंकि देखो ये 60 थी तो ये 60 हो जाएगी, बस मेरे को ये वाली दूरी निकालनी है। कैसे निकालूंगा मैं, कोशिश करो समझने की। भाई अगर अपन इस दूरी को b मान ले तो ये वाली दूरी भी b हो जाएगी, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1030 लिख रहा हूँ, या फिर आप ऐसे कर लो कि चलो 1030 लिख लो और इस दूरी को a मान लो, बेस्ट रहेगा। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, बराबर में a/b आ जाएगा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब 1060 लिख रहा हूं मैं, 1060 की वैल्यू √3 होती है, 1060 बराबर आ जाएगा 60 और प्लस में ये पूरी, समझना इस चीज को। इस दूरी को अपन क्या बोले यार, कोई एक नया वेरिएबल x मान लेता हूं मैं, यानी 60 + x आ गया और अपॉन में ये b तो आना ही है एज इट इज, ठीक है। वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। b की वैल्यू यहां से निकालेंगे, a√3 आएगी, तो √3 = 60 प्लस में x और अपॉन में b की वैल्यू मैंने रखी a√3, ये उधर चला गया, 3a बन गया, 3a = 60 और प्लस में x। अब देखो क्या बचा भाई, अब क्वेश्चन में दम वाली बात बची नहीं है, 3a = 60 प्लस, अब इस x में क्या है, इस x में यही तो पूरी दूरी है, यानी 60 + a ही तो है, यानी 60 + a रख दो, a उधर जाएगा 2a, ये बन गया 120, मतलब a की वैल्यू 60 आ गई। इसने मेरे से क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, यानी कि ये पूरी दूरी बतानी थी, a भी 60 आया, ये भी 60 था, तो 60 और 60 कितना बन गया, 120 दूरी आ गई, यानी ये जो पॉइंट है सही हो जाएगा। 19 नंबर पे आओ, XYZ प्राइम नंबर है, XYZ की वैल्यू 38 है, मैक्सिमम वैल्यू x की बतानी है। मजेदार क्वेश्चन है, कैसे करोगे सिंप्लीफाई, देखो मैं बताता हूं। भाई मेरे को ये पता चला कि x + y + z = 38 होना चाहिए, तो बस मुझे एक बात बताना आप कि इवन सम कब आ सकता है, जब या तो ये तीनों ही इवन हो, या फिर ऐसा हो कि इनमें से कोई भी 2 ओड बन जाए और एक इवन बन जाए, तो पक्का जो सम है वो इवन आ जाएगा। इतना तो क्लियर हो रहा है। यहां पे मेरे को क्या रखना है, प्राइम नंबर रखना है। इवन प्राइम नंबर, एकमात्र इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है, यानी कि ये वाला केस तो इनवैलिड बन जाता है, 3 कभी भी प्राइम नंबर मैं ले ही नहीं पाऊंगा, यानी ये केस तो इनवैलिड बन गया, लेना ये पड़ेगा, मतलब 2 प्राइम नंबर तो मुझे ओड लेने पड़ेंगे और एक 2 लेना पड़ेगा जो फिक्स हो गया है मेरा, ठीक है। इतना भी क्लियर हो गया। इन दोनों को x और y मान लो, यानी x + y बन गया, ये 2 उधर जाके मैं घटा देता हूं तो x + y = 36 बन गया। अब मुझे बस ऐसा चाहिए कि कोई भी 2 मेरे को ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनका जोड़ करूं मैं 36 आए, दोनों प्राइम नंबर हो और दोनों ओड हो, इतनी कंडीशंस बस होनी चाहिए। मैंने क्या देखा, मैंने ऐसे देखा कि ऑप्शन उठाए, मैंने भाई पहला ऑप्शन उठाया चॉइस तो एक इवन नंबर है, आंसर हो ही नहीं सकता। 19 उठाया, भाई 19 में मैं क्या जोड़ू कि 36 बन जाए, 17 जोड़ू मैं तो 36 बन जाए, अभी तक ये आंसर सही है। एक बार आगे चलो, फिर मैंने 23 उठाया, 23 मैंने यहां रखा, 23 में मैं क्या जोड़ू कि 36 बन जाए, 13 जोड़ना पड़ेगा, ये भी आंसर सही है। पर देखो इसके कंपेयर में 23 बड़ा है, एक बार 23 से आगे भी देख लो, क्या पता 31 भी कर जाए। मैंने 31 लिखा, 31 में मैं क्या जोड़ू, 5 जोड़ू कि 36 बन जाए। भाई ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, इन तीनों में सबसे बड़ा भी 31, मतलब 31 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, हो गया क्लियर। 20 नंबर पे आ जाओ। 20 नंबर में क्या बोल रहे हैं, m एक नंबर ऑफ प्राइम नंबर है बिटवीन 0 and 50, n प्राइम नंबर है बिटवीन 50 and 100, m-n बताना है। अरे भाई ये कोई क्वेश्चन है क्या, याद करके देखो, मैंने जब पहले वो शॉर्ट्स वाली सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें मैंने एक नंबर लिखवाया होगा आपको, और मैंने बोला भी था उस टाइम पे कि भाई आप उनके क्या था वो, पता नहीं क्या था, उनकी प्राइसेस तो याद कर पा रहे थे और ये नंबर नहीं याद रहा था। जब मैंने बोला था कि भाई ये नंबर याद कर लेना, देखो कितना आसान है, 44 फिर 22, बहुत ईजी चीज है, 4422, फिर बस एक बार 3 लिखना है, फिर 22, ठीक है, और फिर 321, आसान नहीं है क्या बताओ। 4422
एक बार 3 लिखना है, फिर 2 2 और 3 2 1। ये क्या लिख दिया मैंने भाई, ये हैं 0 से लेके 10 तक के बीच में प्राइम नंबर। इतने प्राइम आते हैं, ये 10 से 20 के हैं, ये 20 से 30 के हैं, ये 30 से 40 के हैं, ये 40 से 50 के हैं, इस तरीके से ये 60 तक हो गए, ये 70 तक हो गए, ये 80 तक, ये 90 तक और ये 100 तक। मतलब कि 90 से लेके 100 तक सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आता है। अब मेरे को तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, मेरे को तो ये पूछा कि 50 तक प्राइम नंबर ले लो, यानी ये रहे 4 और 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15। आगे वाले 10 होते हैं टोटल, क्योंकि 25 प्राइम नंबर आते हैं 1 से लेके 100 तक। बाकी गिन के देख लो, 4 6 9 और 1 10। इसने पूछा इन दोनों का अंतर बताओ, इन दोनों का अंतर 5, अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी मेरे को इस क्वेश्चन के आंसर से मतलब ही नहीं है, मेरे को मतलब है कि मैं ये नंबर कैसे भी करके रट लूं बस। भाई अपन अपने प्रियतमा का नंबर भी याद करते हैं, तो ये नंबर तो याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजीली याद हो जाएगा ये नंबर, ठीक है, इतनी कोई बड़ी डील नहीं है। मैं फिर लिखवाता हूँ एक बार, 4 4 फिर 2 2 लिखना है लगातार, एक बार बस 3 आएगा, फिर से 2 2 फिर 3 2 1, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। रिवीजन करते रहना, 2-3 बार देख लेना, इसको घूमते फिरते आराम से याद हो जाएगा। 21 नंबर पे आ जाओ। कितने 4 डिजिट के नंबर हैं जो कि इनसे डिविजिबल हैं, जो 2 रिमाइंडर देते हैं? कैसे निकालोगे इसको भाई? सबसे पहले 4 5 8 9 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, कायदे की बात है। लेकिन एक चीज दिखी मेरे को कि भाई 4 पूरा 12 में आ जाता है, तो 4 को हटा दो, सिर्फ इनका एलसीएम ले लो। अब इनका एलसीएम लेना बहुत ईजी है। कैसे? देखो 12 के अंदर 3 आएगा और 4 आएगा, वो 3 और 4 एक एक यहां से उठा लेगा ये। चलो मैं इसका एलसीएम लिख देता हूं, ये आप समझ लेना, आप करना है इस चीज को। 360 आएगा इसका एलसीएम, यानी कि इसने ऐसे बोला कि 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, मतलब कि 1000 से तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर भी हो सकता है, और 9999 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या, अरे भाई 360 तो नहीं हो पाएगा। 360 को मेरे को किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करना पड़ेगा, जब भी तो ये 4 डिजिट पे जा पाएगा। और मेरे को 2 रिमाइंडर भी बचाना है, तो +2 भी करना पड़ेगा, यानी कि ये मेरा आंसर देगा। अब देखो कैसे देगा, मैं बताता हूं भाई। मैं 2 को पहले उधर जाके घटा देता हूं, 998 बचेगा, तो 998 इज लेस देन इक्वल टू 360 के। मैं अगर के की वैल्यू निकालूंगा तो 998 बटे 360 के ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? देखो लगभग, पूरा निकालना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, लगभग 2 बार भाग दूंगा तो 720 आएगा। 2 पॉइंट कुछ कुछ आता जाएगा। अरे 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होता है गिनती के अंदर? 3 होता है, यानी कि मेरे को 3 से स्टार्ट करना है, 3 4 5 6। अब कहां तक जाएगा वो इधर वाली साइड आंसर दे देगी। देखो 2 उधर जाके घटेगा, 9997 बचेगा। ये 360 के लेस देन इक्वल टू की बात है, मेरे को तो के निकालना है। 9997 में 360 का भाग लगा दूंगा। अब देखो फिर मैं भाग लगा रहा हूं, इस बार भाग लगाएंगे तो क्या होगा? पहले तो भाई वही है, 2 बार जाएगा, 2 बार मैंने दिया तो 720 गया, ठीक है। बच गया कितना? 279 बच गया, 279 बच गया, और आगे फिर 7 है, ये उतरेगा ना नीचे। तो अब मैं भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा भाई? लगभग ये 7 बार भाग जाएगा। देखे देखना आप, तो 27 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। अब देखो 27 से जस्ट छोटा, अरे भाई 27 पॉइंट मान लो इसके अंदर आ गया 27.77 ऐसे कुछ, तो 27 से जस्ट छोटा नंबर 27 ही तो होता है। 26 में मत चले जाना, 27 भी लेना पड़ेगा आपको। तो मैंने इधर तो 2 से मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ा लेना था तो 3 ले लिया, 27 पॉइंट कुछ से जस्ट छोटा लेना था तो मैंने 27 ले लिया। 3 से लेकर 27 तक गिनती करोगे तो कितने नंबर आएंगे ये निकालने के लिए? या तो आप 27 में से 3 घटाओगे तो 24 आएगा, लेकिन एक जोड़ना पड़ेगा 25। ये एक क्यों जोड़ते हैं ये देख लेना भाई। मान लो मेरे को 1 से 5 तक गिनती करनी है, बीच में नंबर देखने हैं इनके कितने हैं। अरे तो 5 - 1 करने पे तो 4 ही आ जाएगा, लेकिन ये 4 नंबर थोड़ी है, इसमें फिर एक जोड़ना पड़ता है। तो वही एक मैंने यहाँ पे जोड़ा है, आप करके देखना, ये चीज विजुअलाइज समझ में आएगी। 25 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ये ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। 22 नंबर में देखो भाई, 22 नंबर में मेरे को वाई वाला एंगल निकालना है। तो देखो ये ए बी एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है, यानी कि 105 और 3x का जोड़ अगर मैं करता हूं तो 180 के बराबर आएगा। मतलब 3x बराबर कितना? 75 आ गया। मतलब x की वैल्यू मेरे को कितनी? 25 मिल गई। अरे भाई x 25 मिल गया तो देखो 25 तो नहीं 50 बन गया, 50 और 90 140 हो गया। 140 और y ये भी 180 के बराबर होगा, तो 180 में से 140 घटाएंगे, y की वैल्यू 40 ही आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस दे देगा, मतलब बोनस समझना है आपको। 23 नंबर पे आओ। 2 साइड ऑफ अ प्लॉट है, वो मेजर करती हैं 32 और 24 मीटर। ये 32 है, ये 24 है, और इनके बीच में जो एंगल है वो परफेक्ट राइट एंगल है, बना दिया।
अदर जो 2 साइड हैं वो 25 मीटर ईच मेजर करती हैं एंड अदर 3 एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। राइट एंगल नहीं है ये वाले दोनों, मतलब कि अब ये जो 3 एंगल बच गए ये राइट एंगल नहीं है, बस 25-25 दे रखी है अपन को। एरिया ऑफ प्लॉट बताना है, कैसे बताओगे? बताओ एरिया ऑफ प्लॉट, क्या तरीका है आपके पास में एरिया ऑफ प्लॉट निकालने का? बहुत ईजी है निकालना भाई, झिझकना ही नहीं है। देखो इसको यहाँ पे मिलाओ, इसको मिलाओगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना तो कितना इजी होता है, हाफ इंटू बेस यानी 32 इंटू हाइट यानी 24, ये से कट गया 16 बार, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38। भाई इसका एरिया तो आ गया 384 इस इतने पार्ट का। तो सिर्फ मुझे इसका एरिया निकालना है, वो भी डरने की बात नहीं है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये 24 है, ये 32 है। अगर मैं ये निकाल लूं तो फिर मैं इस ट्रायंगल का एरिया इजीली निकाल पाऊंगा। भाई राइट एंगल के सामने तो हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस है तो पाइथागोरस लगा दो, या तो 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। वैसे तो देखो 576 और 1000 24 को जोड़ेंगे 1600 बनेगा, ये इजीली 40 आ जाएगी। बाकी आप ट्रिपलेट भी देख सकते थे, ठीक है ट्रिपलेट में नहीं जा रहे, 40 निकल गई। अब देखो ये ट्रायंगल के अंदर भाई 40 मिल गई, 25-25 पड़ी है, आराम से हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब हीरोन्स फॉर्मूला भी बच्चों की तरह नहीं लगाना है, मेंस की तैयारी कर रहे हो, मेंस का पेपर दे जा रहे हो, वैसे ही अटेम्प्ट करना है। 25 और 25 50 और 40 90, 90 का आधा यानी सेमी पेरीमीटर आ गया 45, तो यहाँ लिखा 45। अब 45 माइनस 40 5 आ गया, 45 माइनस 25 20, फिर 20। अब 20 और 20 का रूट लेऊंगा तो 20 ही आ जाएगा, 45 इंटू 5 225 होता है, रूट लेऊंगा तो 15 आ जाएगा, यानी 300 आ गया। मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया 300 है, इसका 384 था, दोनों को जोड़ूंगा 684, करेक्ट आंसर आ जाएगा। झिझकने की ही बात नहीं है, इजीली आंसर मिल गया। 24 नंबर पे निकलो। डायमेंशन ऑफ अ फील्ड दे रखे हैं 15 और 12, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। पिट जो खोजा जाता है ना, सच में मजेदार चीज होती है। देखो मैं इसकी कहानी समझाता हूँ। ये एक फील्ड है आपकी, ठीक है, ये फील्ड है 15 बाय 12 की। ये मान लो आपका खेत है, इस खेत में आपने क्या किया कि एक किसी मान लो यहाँ पे कोने में एक खड्डा खोद दिया, ठीक है, गड्ढा खोदा आपने, गड्ढा ऐसे नीचे खुदेगा ना गहराई में, ठीक है। इस गड्ढे की इसने क्या दे रखा है कि अब ये गड्ढा भी इसने कैसा खोदा है, एक क्यूबॉइड की शेप का। तो चलो क्यूबॉइड बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबॉइड इस तरीके से बनेगा, यार ये मैंने क्या ही बना दिया है, क्यूबॉइड बनाते हैं, सिलेंडर और क्यूबॉइड सब मिक्स हो गया है, ठीक है। देखो इस तरीके से कुछ आपने खोदा इसको, कि इसके अंदर से जो भी आपने अर्थ रिमूव यानी अर्थ रिमूव, यहाँ पे ऐसे नहीं है जमीन निकाल ली, मिट्टी निकाली है, वो इवनली स्प्रेड कर दिया अपन ने बचे हुए एरिया के अंदर, मतलब इस पूरे एरिया में अपन ने उस मिट्टी को स्प्रेड कर दिया। तो भाई अब मिट्टी डालेंगे तो कुछ हाइट बढ़ेगी अपने खेत की, ऊंचा होगा खेत, तो वो लेवल कितना राइज हुआ है वो अपन को बताना है इस क्वेश्चन में। कैसे सिंप्लीफाई, देखो मुझे निकालना है लेवल ऑफ फील्ड राइज। तो एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखो कि लेवल जितना फील्ड का राइज होगा, लेवल फील्ड राइज, इसमें इनटू कर दें अगर अपन एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, जो रिमेनिंग फील्ड है उसका एरिया अपन इसमें इन मल्टीप्लाई कर दें, ये बराबर होगा जितनी वॉल्यूम अपन ने रिमूव करी है, यानी वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड के, ठीक है। क्योंकि देखो वैसे भी अपन को पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है कि एरिया ले और उसमें हाइट से गुणा कर दो, तो जितना लेवल राइज हुआ है वो हाइट ही तो बनेगी, तो हाइट इंटू एरिया कर रहे हैं वही वॉल्यूम के बराबर है। तो कोई नई चीज नहीं लिखी है, बस मैंने अपन जो फॉर्मूला हमेशा वॉल्यूम का लिखते थे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मैंने उसको इस डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अब मैं निकालूंगा कैसे ये सारी चीजें, भाई देखो इसका एरिया तो निकालना बहुत ही इजी है। कैसे निकलेगा, 8 इंटू 2.5 इंटू 2 कर देंगे, यही दे रखी थी मेरे को डायमेंशंस, तो ये कितना आ गया 16, 16 में 2.5 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा, ठीक है भाई 40 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को तो लेवल इन फील्ड में राइज कितना वो निकालना है, तो वॉल्यूम के नीचे भाग लगाना पड़ेगा एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, ये सॉरी वॉल्यूम निकाली है मैंने, एरिया गलती से बोल दिया था। तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग यानी 40 के नीचे अब एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड लिखना है, वो कितना आएगा, वो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। भाई पहले पूरी फील्ड का एरिया निकाल लो, कितना आएगा 15 इंटू 12, और उसमें से इसका ऊपर का एरिया घटा दो। अब ऊपर का एरिया घटाओगे तो बस लंबाई और चौड़ाई लोगे, ऊंचाई लेने की जरूरत नहीं है, लंबाई और चौड़ाई ये रही, ठीक है, ऐसे ही तो है, देखो लंबाई और चौड़ाई, यानी कि 8 इंटू 2.5 घटा देंगे इसमें से, ये तो बन गया 180, ये बन गया 20, ये आ जाएगा 160, यानी कि 40 ऊपर है 160 नीचे आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/4 आएगा। अब आंसर कैसे मैच नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये मीटर मीटर मीटर
ये मीटर मीटर, बाकी सारे सेंटीमीटर में, तो इंटू 100 करना है बस आपको, यानी 25 सेंटीमीटर जो है वो आपका खेत का लेवल राइज हो जाएगा। जो ये वाला आंसर है वो एकदम से करेक्ट है। और भाई एक चीज बता देता हूं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, बाकी के आप सारे चैप्टर्स में मान लो चीजें रट लोगे, मेमोराइज कर लोगे, फॉर्मूला याद हो जाएंगे, जब तक मेंसुरेशन चैप्टर को विजुअलाइज नहीं करोगे, जब तक क्वेश्चनों की फील नहीं आएगी, जब तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाओगे, चाहे कितना ही प्रैक्टिस कर लेना। भाई मान लो अभी तो उसने ऐसा किया कि एक क्यूबॉइड बाहर निकाला, क्या पता वो यहाँ से सिलेंडर बाहर निकाल दे, तो मैं अब हर तरह का क्वेश्चन तो नहीं करा सकता ना, तो इन सारी चीजों की आपको विजुअलाइजेशन दिमाग में बिठानी पड़ेगी, ठीक है। और ये भी अब सब समझना पड़ेगा। भाई कोई बोलेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, हमको तो आज तक पढ़ा ही नहीं। अरे ये चीज तो पढ़ा ही है ना कि वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया बस एक फील्ड की रिस्पेक्ट में। तो ये सिर्फ चीजें क्या है, समझने के पर्सपेक्टिव से विजुअलाइज करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो फिर देखना, मजा आ जाएगा देख के। 25 नंबर पे, विच पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 12,3 और -5,10, इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस मेरे को पॉइंट निकालना है। पर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने ही नहीं वाला हूं, क्योंकि मेरे को जो भी पॉइंट निकालना है वो वाई एक्सिस के ऊपर निकालना है, ऑन द वाई एक्सिस। और मुझे क्या, अंधे को भी पता है ये तो, कोरिया के बच्चे को भी पता है ये तो, कि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, बाकी चाहे आगे कुछ भी आए। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, मैं इसे टिक कर दूंगा। पर चलो ये तो हो गई इस पेपर की बात। भाई एग्जाम में ऐसा होगी, क्या पता 2 ऑप्शनों में 0 आ जाए, स्टार्टिंग में 3 में आ जाए, तब क्या करेंगे? तब तो ये दिमाग नहीं लगा सकते। तब के लिए पूरा सॉल्यूशन बताता हूं, करना कैसे है, नहीं करने वाले हैं, बस बता रहा हूं। इस पॉइंट को आपको x, y मानना है, इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी, दोनों को बराबर कर दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता है, चलो मैं छोटा सा हिंट दे देता हूं। x - 12 का स्क्वायर लिखो प्लस y - 3 का स्क्वायर लिखो। और अब रूट लगाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि वो इधर भी रूट आएगा तो वो कट जाएगा। अब x + 5 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में y - 10 का स्क्वायर आ जाएगा। भाई यहाँ भी माइनस लिखता पर वो प्लस बन गया, ठीक है, समझ गए हो गया। अब देखो क्या होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर हर जगह कट जाएगा, समझ गए। बस यहाँ पे बचेगा, देखो मैं लिख देता हूँ चीजें जो बचेंगी वो। भाई ये कितना बचेगा, 5 दूनी 10x बचेगा, यहाँ फिर 20y बचेगा और प्लस इसका 25 आएगा, इसका 100 आएगा। ये चीजें डायरेक्टली लिखनी होती हैं। अब देखो इसका क्या आएगा, 144 आएगा, 9 आएगा और माइनस में कितना 24x आएगा और माइनस में 6y आएगा। ये दोनों बराबर होंगे। मैंने इनको स्क्वायर को खोला है, x स्क्वायर y स्क्वायर हटा दिया है। जो नहीं समझे हैं वो पूरा खोल के देखना और काटना चीजों को, ये दिख जाएगा। अब मैं इसको बहुत क्विकली सिंप्लीफाई कर देता हूं। कैसे करूंगा देखिएगा। अभी भी ये बात तो दिमाग में आपके है कि पॉइंट y एक्सिस पे आएगा तो x कोऑर्डिनेट पक्का 0 रहने वाला है। इन इक्वेशनों को भी सॉल्व नहीं करना, 0 बना दो, 0 बना दो, x तो पक्का 0 ही है ना, ठीक है। तो देखो 20y इधर आएगा, 20 में से 6 गया, 14y बच गया, 25 और 100 बन गया 125। उसमें से मेरे को घटाना है 144 और 9, यानी कि इनको इधर ले आते हैं, 144 और माइनस में 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, कितना बन जाएगा ये, माइनस का 28 बन जाएगा ये। और y = अगर मैं निकालूंगा तो 14 अपॉन में आएगा, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। इजीली यहाँ से देखो 0, -2 मिल गया। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं लगी। अगर ऑप्शन नहीं दे रखे होंगे तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 26 नंबर पे चलो, क्या दे रखा है, इस की वैल्यू निकालनी है अप टू 20 टर्म्स। और अब देखो कैसे निकालेंगे। भाई पहले सीरीज पढ़ना ध्यान से, क्या है 1/1 × 2 प्लस में 1/1 × 4। कोई पैटर्न नहीं दिखेगा आपको पर मैं दिखाऊंगा। 1/4 × 7 प्लस में 1/3 × 4 प्लस में 1/7 × 10 और अप टू ऐसे करके 20 टर्म्स तक जा रहा है। देखना भाई मैं दिखाता हूं आपको पैटर्न, आंखों को खोलना थोड़ा सा भाई, ठीक है, चमकेगा। एक सीरीज, तो इसमें 2 सीरीज चल रही है एक्चुअली के अंदर, मैं बता देता हूं आपको कैसी हैं वो 2 सीरीज हैं। इसमें एक टर्म मिसिंग है भाई, एक टर्म यहां मिसिंग है भाई, 1/2 × 3 वाली टर्म मिसिंग है यहां पे। ये मैं अपडेट कर दूंगा शीट के अंदर। अब देखो आपको दिखेगा 1 2 2 3 3 4 आगे चलता जाएगा। अब दूसरी सीरीज देखना, 1 4 4 7 7 10 चल रही है ऐसी सीरीज। 2 सीरीज चल रही है इसमें, दोनों को मैं अलग अलग लिखूंगा और उनको भी पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देखिएगा। 1/1 × 2 प्लस में 1/2 × 3 प्लस में 1/3 × 4 ऐसे करके ये सीरीज चलती जाएगी। अब ये चल कैसे रही है ये लिखना जरूरी है। बस इसी पूरे क्वेश्चन का एकमात्र जो खेल है वो यहां है भाई,
यहाँ मान लो n आ रहा है तो यहाँ n+1 आ रहा है। देखो जो भी वैल्यू आ रही है उससे एक बढ़ी हुई, जो भी वैल्यू है उससे एक बढ़ी हुई, यानी अगर n लिखता हूँ तो n+1 आता है हर बार यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ। अब मैं नेक्स्ट सीरीज लिख रहा हूँ 1/1 × 4 प्लस में 1/4 × 7। मैंने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, 1/7 × 10। अब इसमें भी भाई मेरे को लास्ट टर्म लिखनी पड़ेगी। लास्ट टर्म क्या होगी भाई इसमें थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन पहली बात तो ये वाले n ही रहने चाहिए। अब मेरे को एक बात बता दो आप कि मैं यहाँ पे 1 × 2 था, अब 1 × 4 कैसे बना सकता हूँ? देखना, मैं एक टर्म लिख रहा हूँ 3 × n-1 प्लस में 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3n+1। अब ये आप समझ रहे होगे कि इतना जल्दी कैसे लिख दिया भैया जी, ये तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब इसमें मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ। मेरे को अगर पहली वैल्यू निकालनी है तो मैं 1 रखूंगा, तो देखो 1 - 1 0 बनेगा, तो ये पूरी टर्म तो 0 बन गई, सिर्फ 1 बच गया, वो 1 चाहिए था मुझे। अब 4 आना चाहिए, तो देखो वो 1 ही रखेंगे, 1 × 3 3, 3 + 1 4। बना या नहीं बना? मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को ये दिख रहा था। अब देखो मैं लिखने का चलो तरीका भी बता देता हूँ भाई, टाइम है, अपना ही पेन, अपनी बोर्ड है, सब बता देंगे। देखो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इनमें 3 का अंतर है। 3 का अंतर दिखा, 3 का अंतर दिखा, 3 का अंतर दिखा, तो भाई मेरी जो टर्म्स आएंगी वो 3 टाइम्स 3n वाली रिस्पेक्ट में आएंगी। +1 चलेगा, क्यों? क्योंकि, और मैंने यहाँ पे n-1 क्यों लिखा और यहाँ n क्यों लिखा? क्योंकि देखो इन दोनों में क्या चल रहा है, 3 का गैप चल रहा है। दिखाया ना मैंने आपको 3 का गैप, इसीलिए मैंने ये टर्म्स ऐसे लिखे हैं। अब ये ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि देखो 20 टर्म्स तक जा रहा है, 2 सीरीज है, यानी इसमें मैं एक बार n10 रख दूंगा तो इसका लास्ट टर्म मिलेगा, इसमें n10 रख दूंगा तो इसका लास्ट टर्म मिल जाएगा। और लास्ट टर्म मिल गया तो ऐसे मान लो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है आपका। कैसे, मैं बताता हूँ। आपको क्या करना होता है, 1 डिफरेंस लिखना होता है और इनटू में फर्स्ट टर्म और माइनस में लास्ट टर्म आती है, और ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब देखो मैं लिखूंगा 1 भाई डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, यानी 1/1 आएगा। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, 1/1, ठीक है 1/1। लास्ट टर्म क्या है, 1/n+1 बनेगी, n की वैल्यू 10 है, 10 और 1 11 आ गया ये। ठीक है, अब दूसरी सीरीज का लिख रहा हूँ 1/ डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, इनटू में पहली टर्म क्या है, 1/1 है। लास्ट टर्म लिखूंगा 1/3n+1, 10 रखने वाला हूं मैं, 10 × 30 और 1 31, तो 1/31। बताओ कितना इजी लगा। मैंने इतनी देर माथा पच्ची करी, 5 मिनट लगा के ये चीजें समझाई, आंसर निकल के आएगा 5 सेकंड के अंदर। ठीक है भाई, 11 - 1 करेंगे 10/11 आ जाएगा, प्लस में 1/3 × 31 - 1 30/31 आ जाएगा, 10 बार काट देगा, 10/31 आ गया। एलसीएम दोनों के लेंगे तो 11 × 31 आएगा जो 341 होता है, मैं लिख देता हूँ। और इधर तो बनेगा 310, इधर बनेगा 110, दोनों को आप जोड़ोगे तो 420/341 आपको आंसर मिल जाएगा, जो ये वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ 27 नंबर पे, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन दे रखा है 73.2। मीडियन क्या होता है कि भाई 11 अगर ऑब्जर्वेशन है ना तो 5 इधर ऑब्जर्वेशन होंगी, 5 इधर होंगी, जो एग्जैक्ट बीच वाली है वो 73.2 ही है। ओड देने का यही फायदा होता है। ये बोल रहा है अगर लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दिया जाए 3 से, इन सबको 3 बढ़ा दिया जाए, तो ये बोल रहा है नए मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे सेम ही रहेगा भाई, इनमें बढ़ा के आप चाहे कुछ भी कर दो, सेम चीजें अगर सब में बढ़ाओगे तो भी ऑर्डर तो असेंडिंग डिसेंडिंग यही रहेगा ना, तो मीडियन यही रहेगा, यानी रिमेन्स द सेम। ठीक है, 28 नंबर पे हो, 5 कॉइन्स को टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है एग्जैक्टली 2 हेड की। कैसे निकालोगे भाई? देखो 5 बार टॉस किया, उनमें से 2 बार हेड आना चाहिए, तो 5C2 हो गया फेवरेबल आउटकम, यानी 5 × 4/2 × 1, मतलब फेवरेबल आउटकम आ गए 10। टोटल आउटकम कैसे निकालोगे? टोटल आउटकम होते हैं 2 की पावर n, जब कॉइन को टॉस करते हैं जब, तो कितनी बार टॉस किया? 5 बार, तो 2 की पावर 5 यानी 32 आ गया। तो आंसर निकलेंगे तो 10/32 आ जाएगा, काटोगे 5/16 करेक्ट आंसर होगा, जो ये ऑप्शन है वो सही है। 29 पे आओ, कितने वे से एक फ्लैग कंसिस्टिंग, बताओ सेम क्वेश्चन करवाया था या नहीं करवाया था? पीएनसी पढ़ाया हुआ है, जाके पूरा देखना, डिट्टो सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। 5 वर्टिकल स्ट्रिप्स का बनाना है, कलर लेने हैं रेड, येलो और ब्लू, और सेम क्वेश्चन है मेरा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है कि नो 2 एडजेसेंट स्ट्रिप सेम कलर की होनी चाहिए। भाई देखना, ये फ्लैग बनाया मैंने, ऐसा फ्लैग बनेगा, ठीक है, इसी तरीके का बनता है फ्लैग। तो इसमें
ये पहली पट्टी, ये दूसरी पट्टी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसने क्या बोला कि कोई भी दो लगातार पट्टी सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको सिर्फ एक चीज समझाई थी कि अगर 3 कलर है तो मैं कोई सी भी एक पट्टी पकड़ लूंगा और उस पे तीनों कलर में से मैं कोई सा भी कलर कर सकता हूं, मेरी मर्जी है भाई, मैं कोई भी कलर कर दूं। लेकिन अब मैं इस पट्टी पे जो यहां कलर हो गया वो नहीं कर सकता, बाकी मैं कोई से भी 2 कलर कर सकता हूं। सेम चीज इधर कि जो कलर इस पे कर दिया वो इस पे नहीं कर सकता, बाकी 2 में से कोई भी कर सकता हूं। अब भाई मैं टोटल 3 कलरों में से कोई एक ही कलर तो यहां करूंगा, बचे हुए 2 कलर तो मैं इस पट्टी पे कर ही सकता हूं, और बचे हुए 2 कलर ऐसे ही मैं इस पट्टी पे भी कर सकता हूं। कोई से भी उठा लो आप लास्ट में पहले 3 कर दोगे तो भी इन सब पे 2 2 2 चलता जाएगा। आंसर हर बार यही आएगा, 3 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये तो बन गया 16, 16 3 बन गया 48, 48 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर डिटेल से समझना है, आई पे आ रहा होगा इधर किधर कहीं देख लेना, पूरी क्लास जाके समझना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। इनका डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर बताने के लिए सिर्फ एक चीज करनी होती है, जब भी आपको ऐसे इररेशनल वैल्यूज दे रखी होती है ना, तो आपको क्या करना है, इन सभी का स्क्वायर लिखना है। मैं इन सभी का स्क्वायर लिख देता हूं। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, रूट 7 का स्क्वायर 7 बन गया, प्लस में 2 दूनी 4, 4 रूट 14 आ गया, हाँ या ना, यानी ये बन गया 15 + 4 रूट 14। इसका स्क्वायर लिख दो भाई, 3 का स्क्वायर 9, रूट 6 का 6, प्लस में 6 रूट 6, 9 और 6 भी बन गया 15 + 6 रूट 6। इसका स्क्वायर लिख दो, रूट 10 का स्क्वायर 10, रूट 5 का स्क्वायर 5 और प्लस में 2 रूट 50 आ गया, ये भी बन गया 15 + 2 रूट 50। इसका भी कर दो, ये आ जाएगा 13 + 2 और प्लस में 2 रूट 26 आ गया, ये भी बन गया 15 + 2 रूट 26। अब बताओ, इन सभी में तो कंपेयर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब में 15 है, बस मेरे को ये वैल्यूज कंपेयर करनी है। अब इनको भी कंपेयर करने के लिए फिर से इनका स्क्वायर कर दो और इजी बन जाएगा। तो देखो 4 रूट 14 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 16 × 14 बनेगा, इसका करूंगा तो 36 × 6 बनेगा, ये बनेगा 4 × 50 और ये बनेगा 4 × 26। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इनको सिंप्लीफाई कर दो, ये 200 बन गया, ये 216 बन गया, इसको देखोगे तो 104 बन गया, इसको देखोगे तो 16 चौके 64, 16 और 6 22 बन गया। अब ऑर्डर देखो भाई, ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, मतलब ये ऑर्डर होना चाहिए आपका। डिसेंडिंग लिखना था बड़े से छोटा, मतलब PQRS के ऑर्डर में आ जाएंगे, ऐसे आएंगे ये PQRS, जो सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट मानता हूं मैं इस क्वेश्चन। ठीक है भाई, किसी भी क्वेश्चन में मेरे को ऐसे नहीं लगा कि आपको दिक्कत आई होगी, सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया लेवल के थे और मजेदार भी थे, सच में मजा आया सारे क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करके। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई कुछ कैमरा वगैरह में इश्यू हो गया था, तो ये वाले वीडियोस जैसे बिना कैमरे के ही बन पाए हैं, और जो रह गए हैं वो सारे आपके जैसे मिल जाएंगे आपको वीडियोस अभी जल्दी ही। तो ये PTS 4 था ये शायद, अभी PTS 5 बचा है, वो कल तक मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।